अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सुन रहा है क्या? सुन रहा जी तो सर। हाथ जी उठाओ। जी 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 सर, उठा सुन और रहा? उनके लिए भी दुआएं मगफरत करें, और आली सर से रिक्वेस्ट है कि वहाँ के हालात को भी थोड़ा सा बता दें क्या माहौल है, फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज आजकल जो बारिश वजह से जो वायनाड में, वो हमारे घर के थोड़ा पीछे साइड में 10-25 किलोमीटर आगे है। वो पहाड़ी इलाका है, ज्यादातर वो जो खेती बाड़ी में काम करने वाले लोग रहते हैं, तो वहाँ अक्सर कभी कभी इतने बड़े जो लैंडस्लाइड होता है, कभी छोटे मोटे होते रहते, लेकिन अब की बार जो हुआ पूरी गांव की गांव धंस गया पानी मट्टी के अंदर। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे बहुत सारे साइंस अपने अपने तरफ से बहुत सारे लोग ने मतलब अपने अपने साइंस पेश किए कुछ जमाने से। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पहाड़ को काटने से, या समझो बिल्डिंग बड़े बड़े इमारतें बनाने में, ये सब हमेशा कहीं ना कहीं इसका डिस्कशन होते रहते के तौर पे। तो लैंडस्लाइड क्यों हो गया? क्योंकि हम हिकमत वाले हैं ना, तो हमेशा याद रखना, जब बारिश मुसलसल होता है, बारिश जब मुसलसल होता है कि पानी मतलब नीचे से, जिसे कुएं में कैसे पानी आते हैं, ऐसी ऐसी जगह से जमीन से ऊपर पानी आना शुरू होता है। और जमीन का जो मट्टी है और असल जमीन की जो इत्तिसाल है, उसकी जो मतलब पकड़ है, वो खत्म है। लेकिन नीचे से पानी हर जगह, नीचे और पानी के बीच में और पत्थर के बीच में, पूरी जगह पे, ज्यादातर पथरीली जगह पे जो होता है, बड़े बड़े जो पहाड़ में जो पत्थर होते हैं, जिसे पत्थर के ऊपर समझो 1-2-3 मीटर ऊपर या 4 मीटर मट्टी रहते हैं। वो किसी को ये नहीं मालूम, नीचे कूदने के बाद में मतलब मट्टी निकालने के अंदर पता चलता है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग रॉक, जो पत्थर इनसाइड में रहते हैं। और जो मट्टी ऊपर रहते हैं, वो मट्टी के ऊपर ही घर रहते हैं, अपनी खेती-बाड़ी से मट्टी के ऊपर। जब मुसलसल बारिश होता है तो हमारे यूनानी के हिसाब से रुतुबत का बढ़ना, रुतुबत आपस में कोते मसक्का जो बोलते हैं ना, मसक्का, रोक के रखने की सलाहियत खत्म हो जाती। ये रोक के रखने की सलाहियत का मतलब मट्टी को रोक के रखने की सलाहियत खत्म हो जाती। और जब वो मट्टी जब एक साथ जब गिरता है पूरी पहाड़ की, तो पूरी की पूरी पहाड़ के ऊपर के जो, जैसे समझे चादर बिछा हुआ है, वैसे मट्टी पूरी बिछा हुआ पूरी पहाड़ के ऊपर, वो पूरी की पूरी मट्टी नीचे आ जाती, और जितने घर है, बिल्डिंग है, सब उसके मट्टी के अंदर आ जाती। ये है बेसिकली वो फिनोमिना जिसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो जहाँ बारिश मुसलसल होता है, तो बारिश की वजह से मट्टी के और पत्थर के बीच में जो वो पकड़ जो होना चाहिए, उसके हम बोलते जलक, जलक भी बोल सकते, फिसलना। जैसे हमारे इसमें हर्निया कहते हैं, हर्निया, हर्निएशन बोल सकते, पूरी मट्टी का हर्निएशन, ऊपर की पहाड़ से नीचे मट्टी ऊपर आ जाती है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज लैंडस्लाइड। ये बड़े बड़े पहाड़ों में अच्छी जगह पे कभी भी खंडाला, ऐसी जगह जब बारिश ज्यादा होते वहाँ होते अक्सर। बहरहाल बहुत सारे लोग को उनकी बॉडी मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले, क्योंकि इतने दिन हो गए, अभी कूद कूद के मट्टी निकालना बोले तो बहुत मुश्किल होता है। इतनी क्वांटिटी में एक पहाड़ की मट्टी पूरा निकल के बाद नीचे आना बोले तो बहुत कोशिश किया, कुछ लोग को मिला, कुछ लोग ऐसा अभी थोड़ा बहुत मतलब कम कर दिया, मतलब जो है अंदर, तो वो निकालना मुश्किल होता है। बहरहाल अल्लाह सबको मतलब सहने की कुव्वत दे और उनको जन्नत और मग़फ़िरत में अच्छे मकाम हासिल। अभी एनीवे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर्स अक्सर से जगह है, कोई चीज को हम लोग टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बहस मुबाहिसा ज्यादा हम करते हैं, तो उस टिप के ऊपर हमको थोड़ा सा इत्मीनान और थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। अभी बीच में मेरा लेक्चर हो गया था जिसमें ताल्लुक से
वो उसको भी मैंने चार्ज किए थे तकरीबन 2000 रुपीज। उसमें माशाल्लाह तकरीबन 100-200 के ऊपर स्टूडेंट्स थे, ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। उसमें भी डॉक्टर लोग एंट्री नहीं हुआ इसलिए कि मेरा मिजाज अलग था, मिजाज के तरफ दूसरा समथिंग डिफरेंट था। मैं हमेशा कोशिश करता कि फंडामेंटल तो मैं हमेशा रिपीट करते थे, जो भी वही बोला बार बार वही बोलते रहते, लेकिन वो फंडामेंटल से हटके मैं कोई नई नई चीज उसमें जोड़ देता, तो थोड़ा सा आप लोग को भी मतलब सुनने में भी समझने में थोड़ा सा। भी 4-5 डॉक्टर्स जो थे, 4-5 लोग जो नॉन मेडिकोस थे, उन लोगों ने लेक्चर के बाद में बोला सर आपके लेक्चर से मैं हम लोग, उसमें एक बिजनेसमैन था दुबई के बिल्डर लाइन में सेल्स का जो मेन हेड, तो सर आपकी मिजाज के लेक्चर से मुझे कुछ फायदा हुआ। मैं मेरे क्लाइंट को कैसे संभालना, कैसे बातें करना बीवी से, मेरी फ्रेंड सर्कल से। तो उसने एक सवाल पूछे मेरे से कि मैं एकदम आपके क्लास के लेक्चर के मुताबिक मैं एक दम्भी इंसान हूँ। आपने बोला दम्भी हमेशा हवाई के जैसे कहीं रुकता नहीं, एक ठहराव नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ भी होते। कभी मैं एकदम सीरियस लेता हूँ, कभी मैं उस चीज को एक दिन चलाता फिर दूसरी को अडॉप्ट कर लेता, तो एक तसलसल नहीं रहते इसके। उसमें मैं क्या करूँ, उसके एक सोल्यूशन मांगे। तो मैंने उनको बोला देखो, या तो तुम एक सौदा से दोस्ती करो, या एक सौदा जैसे एक एडवाइजर को रखो, जैसे रहता नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ बोलते, यानी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते, मिनिस्टर्स का एडवाइजर रहते हैं। एक एडवाइजरी बोर्ड बना जिसमें सौदा को रखो, तो सौदा आपको बराबर बोलेंगे भाई तुमने एक चीज कमिट किया बोले वो खत्म करो। तुम जब देखो नए नए प्रोजेक्ट लेके आते, नए नए दोस्त को लेके आते, नए नए आइडिया लेके आते, कम से कम एक आइडिया तो खत्म करो, क्योंकि सौदा एक्चुअली वो डिफाइन रहते, सौदा एनालिसिस करके देते, सौदा हाथ पकड़ के रखते, भाई रुको अभी नहीं, कल करें, ये कल जाएंगे, ये परसों जाएंगे। तो ऐसे एक दोस्त को हमेशा साथ रखा करो। ये 2-3 दोस्त लोग अच्छे से, हम लोग का अक्सर ये जरूरत होती कि एक अच्छे अपनी मिजाज से हटके 2-3 अच्छे दोस्त लोग को रखा करो, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी दोस्ती ऑपोजिट मिजाज का होना चाहिए। मेरा पहचान ये कि मेरा सोच ये कि हमारी दोस्त लोग या बीवी हो ऑपोजिट मिजाज से हमको नुकसान देते हैं, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट कहते हैं ना, बलगमी को सफरावी चाहिए, सफरावी को बलगमी चाहिए। अगर दोनों ऑपोजिट मिजाज है, दोनों को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं एक सफरा वाला इंसान हूँ तो मुझे मालूम है मैं क्या चीज से नफरत करता हूँ, मैं क्या चीज पसंद करता हूँ, मैं क्या चीज में मेरे अंदर, ये हर आदमी जानता हूँ। तो उसके सामने वाला भी अगर वही मिजाज वाला है तो नहीं अभी इससे बात मत करो, गुस्से में आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कोई चीज बहुत छेड़े इससे, तो वो भी चिढ़ जाएंगे। तो कभी कभी सेम मिजाज अच्छा रहता है, जबकि ऑपोजिट मिजाज जब हमको अपने अंदर एक तादील लाना है, एक सुधार लाना है, तो उसमें भी कभी तो फ्रेंड सर्कल के अंदर 4-5 अच्छे परफेक्ट मिजाज के दोस्त को या पार्टनर्स को रखा करो एज एन एडवाइजरी कमेटी के तौर पे। कभी भी पूछा करो भाई मैं ये कर रहा हूँ, दोस्त हकीकी दोस्त होना चाहिए। तो उनसे कहो कि मैं ये चीज करने जा रहा, क्या तुम्हारा क्या राय मशवरा है, तो वो आपको सपोर्ट देंगे। तो उसमें दूसरा 2-3 लोग थे, वो भी डॉक्टर्स नहीं थे, तो मैंने उनको बोला भी भाई ये मिजाज का क्लास है, ये इससे कोई तबाबत से कोई कनेक्शन ही नहीं, वो जो लेक्चर्स में तबाबत का कोई कनेक्शन ही नहीं था। How to find out personality, how to manage personality, how to motivate this person, वो एक लेक्चर ऐसा था। तो उसमें तकरीबन अच्छे खासे स्टूडेंट्स थे। वो हमेशा याद रखने का, मैं ये लेक्चर्स जब हम देता है, एक लेक्चर की कनेक्टिविटी अलग लेक्चर से होता है, तो वो कनेक्शन के साथ साथ हमको दूसरी एक पहलू मिलता है, दूसरी एक ये मिलता है, आयान मिलता है, उस आयान में एक नई चीज हमको वजूद में आती है। बहरहाल आज जो टॉपिक है दैट इज लाइक लीवर डिसऑर्डर्स। बहुत बार हमने बहुत जगह पे यूट्यूब में सब ये सब चीज डिस्कस हो चुकी है, लेकिन बार बार हम नई नई चीज डिस्कस करते, सुने हुई चीज को बार बार सुनते, उसमें एक आध टिप आपको नई चीज मिल जाती। जिगर के बारे में हमेशा कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि मेरा जिगर का टुकड़ा है,
कभी ये नहीं कहते मैं अच्छे चाहिदा बेटे को या जिगर को मेरी जिगरी दोस्त या अब्बू का जिगरी दोस्त या अम्मी का जिगरी दोस्त है, ये नहीं बोलते मेरा अम्मी का दिली दोस्त है, ये दिली मतलब दोस्त है, फ्रेंड है, नहीं बोलते। जबकि दिली दोस्त होना चाहिए ना, दिल सबसे आला मुकद्दम एक आज़ा है जहाँ रूह पाया जाता है, जहाँ हर फीलिंग्स रहता है, तो उससे क्यों नहीं कनेक्ट किया? उसका न कनेक्ट करने की एक मेन वजह, जिगर वाहिद एक ऑर्गन है बॉडी के अंदर, खुद को हमारे आका मतलब बॉस को बचाने के लिए, उनकी जो कारीगर है या उनकी जो स्टाफ है या उनकी जो गुलाम है, अपना गुलाम ही है ना, बॉडी का एक किस्म का अपने सपोर्ट कर, गुलाम आका को बचाने के लिए गुलाम खुद ब खुद अपने आप को खुदकुशी करते रहते, यानी तकलीफ उठा के आका को बचाता है। इतना ओबीडियंट, इतना सिंसियर है जिगर। इसलिए हम लोग ऐसे दोस्त लोग को जो खुद को भूल के दूसरे को देखता है, उसको बोलते जिगरी दोस्त। वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, खुद की फैमिली को भी नहीं देखते, वो दोस्त को संभालता है। तो सबके पास रहते हैं एक आध जिगरी, मिलता नहीं, एक मिलना मुश्किल है आज के दुनिया में। लेकिन मैं बता, दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा दौलतमंद वही होगा जिसके पास एक जिगरी दोस्त हो। जिगरी दोस्त हो, कभी कुछ लोग का बीवी भी रहते हैं ऐसे दोस्त के तौर पर, वो भी बहुत ही एक नायाब चीज है, दोस्त बन के जीता कुछ वो पसंद है। जितनी मैं भी बीइंग एन हस्बैंड, दुनिया के तमाम हस्बैंड ये चाहते हैं कि मेरी बीवी मेरे दोस्त बन के मेरे साथ रहे, मुझे डांटे नहीं, मुझे शिकायत न करे, मुझे सिखाए नहीं बार बार वो करो ये करो, एक दोस्त बन के मेरे साथ एक मेरी बीवी रहे, तो सब पसंद करता है। तो जिगरी दोस्त, ये मेरी जिगरी, तो जिगर से मतलब ये है कि जिगर इतना बड़ा काम करते हैं हमारे लिए, और आजार रेसा का एक ऑर्गन है। लेकिन एक मजाक की बात है या दुख की बात बोलो, मॉडर्न साइंस जो अपने आप को बड़ा साइंस मानते हैं, इतना बड़ा मिक्स्ड ऑर्गन भी माना जाता है कि उसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होने के बावजूद जिगर में होने वाले, जिगर की जितने भी तकलीफ को दूर करने के लिए मॉडर्न में कोई मेडिसिन नहीं है। ये आप वो सोच के देखो कितना हिलारियस, कितनी यू फील लाइक बॉडी की एक मेन ऑर्गन की बीमारी में कोई दवा नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे हिमालय फार्मेसी की जो Li-52 इतना हिट होने की वजह, वो कंपनी ये कि वो हिमालय 52 के पास नहीं आया, वो प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट गया एलोपैथी डॉक्टर के पास। वो बेचारा परेशान था क्योंकि यार मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, मैं ये थोड़ा यूनानी की माजून कैसे लिखूं, यूनानी की आयुर्वेदिक की काढ़ा पैदे, मेरा इज्जत का सवाल है। तो हिमालय के फारूकी साहब ने क्या किया, वो फॉर्मूला हमारे यूनानी में शरबत दीनार और दबीदिल और इक्सिर जिगर जिगरीन की जो सेम नुस्खा है वो, लेकिन उसको एक अच्छा खासा पैजामा ट्राउजर पहना के मतलब जुब्बा नहीं पहनाया, उसको कोट सूट पहना दिया। किसको? वो Li-52 को, क्योंकि हमारे पास भी Li-52 यूनानी में तो 100 साल पहले अहमदाबाद के पास भी, लेकिन सब पैजामा में था, सब पैजामा चड्डी या समझो मतलब जोला चाप शक्ल में। वही Li-52 को कोट सूट सब पहना के दुनिया के सामने बेचे। तो बोलते हैं ना जो बिकता है वो बिकता है। तो वो एक कंपनी वजूद में है सिर्फ जिस बिकॉज ऑफ Li-52 की वजह से। दूसरे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा चलने वाली कोई भी लीवर टॉनिक नहीं। बाद में हर कंपनी के पास है Li-52, लेकिन वो सब क्या लेट हो गए। ये फजर में उठे तो टॉनिक बनाए, हम आजकल मगरिब में बना रहे, कुछ ईशा में टॉनिक बना, ईशा हो चुकी है। अब कोई भी कंपनी जब वजूद में आता सबसे पहले निकालता बोलो लीवर टॉनिक। अब आप इससे अंदाजा लगाना जो थोड़ा सा तकवा रखता है भाई, ऐसा कितने ऑर्गन का डिजीज है मॉडर्न में,
तो लिव 52, ये कोई आज भी अगर किसी को जॉन्डिस हो गया, बोलते कि हमारे गांव में एक आदिवासी है, एक आयुर्वेदिक है, एक उस्ताद है, वो कुछ तो कुछ एक चीज देते हैं, एक नुस्खा, उसके पास एक मुफरत बूटी है। आज के दौर में भी इंसान को उस बूटी के ऊपर भरोसा है। जॉन्डिस हो गए तो मॉडर्न में दवा कौन सी है? कोई यूनिजाइम या कुछ लैक्सेटिव, कुछ तो स्टीरॉइड या कुछ तो कुछ दे के दवा की तरह। लीवर के लिए, लीवर के इम्प्रूवमेंट कोई दवा नहीं। मैं ये इसलिए इतने सीरियसली बोल रहा हूँ, सिर्फ लीवर की बात नहीं, हर ऑर्गन के बारे में सोच के देखो। तो उस हिसाब से लिव 52 वजूद में आया, मार्केट में आया, या हूं धमाका मचा। फिर बाद में अभी आजकल अंदर सब शायद मेरे ख्याल से 10 साल में एक जिगरीन निकाले, जबकि अंदर के पास इससे बेहतर टॉनिक है, लेकिन कॉन्शियस नहीं था उन लोग, तकवे में नहीं था, सोए हुए थे। जबकि 100 साल कंपनियां, बहुत सारे कंपनी, इसको बोलते तकवा। जहां जरूरत है दुनिया में उस चीज को फाइंड आउट करो तकवे से। अभी मैं एक मिसाल दिया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन परेशान है जिसमें दवा नहीं है। तो बहरहाल हम ये जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट एक आजाद जिगर तमाम जगह पे इसकी। तो हमने क्या किए कि हमारा यूनानी में हमने जो पढ़ाई की है जिगर के ताल्लुक से, हमने अज़ार ईसा में गिने, उसको सफरा से जोड़े और कुछ मुकव्वियात नाम रखे, मुकव्वी जिगर, मुकव्वी कबिद या दाफे सफर, 4-5 वर्ड सीख के स्टिकर चिपका के अड़ गए। अब यहाँ याद रखो, हमारी जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, मैं हमेशा कहता हूँ, तुम लोग इतना बड़ा साइंस, इतने बड़े कम से कम हमेशा याद रखना, तुमको अगर प्रैक्टिशनर बनना है, हकीम बनना है, कोई भी बीमारी होने दो, बस इतना परखने की एक आदत दिमाग में रखो, भाई ये फलाने आदमी ज़ौजैन के हिसाब से या बीमारी या ऑर्गन, ये गर्म है क्या, ठंडा है क्या, ये बीमारी ठंडा है क्या, ये बीमारी गर्म है क्या, या ये बीमारी किस आज़ा में हुआ, ठंडा में हुआ, गर्म में हुआ, तर में हुआ, खुश्क में हुआ। ये फन अगर आप लोग ने सीख गया, मैं हमेशा कहता कंप्यूटर के जैसे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर भी 2 में काम करता है, 0-1-0-1 या 1 और 2, 1 और 0 या ऑन एंड ऑफ। इतना भी हमारे पास एक समझ आ गई, कॉन्शियसनेस आ गई, तकवा आ गया इस ऑर्गन के ताल्लुक से, बारीकी आ गया, तो आपको ट्रीटमेंट करना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फंसता कब मालूम, जब आपके आंखों के बीच में फाइल आ जाते और उसमें हेपेटाइटिस लिखा रहते, उसमें सिरोसिस लिखा रहते, उसमें हेपेटोमेगाली लिखा रहता है, उसमें फैटी लीवर लिखा रहता है, या उसमें दूसरी कुछ चीज लिखा, तो परेशान हो जाते। मैंने वो परेशानी तुम मत बनाओ, परेशानी लो ही मत। अब जिगर का मसला है। अब कभी भी हम जानते हैं कि हम कोई भी आज़ा के बारे में पढ़ने से पहले कम से कम इतना याद रखो, उस आज़ा की तबई मिजाज क्या है। बाइतिबार आज़ा हमने मिजाज पढ़े थे, बाइतिबार सनफी, एक एक मुल्क में खत इस्तवा के ताल्लुक से, एक एक इस्तवा को एक रीजन में, ट्रॉपिकल कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, हर जगह के माहौल क्या है, वहाँ के लोग की मिजाज क्या है, फिर इंसान का मिजाज क्या है, अशरफुल मखलूक मुतदिल की करीब है, अलग अलग जानवर की मिजाज अलग है, कुत्ते की मिजाज अलग है, घोड़े की मिजाज अलग है, हाथी की मिजाज अलग है, लोमड़ी की मिजाज अलग है, सांप की मिजाज अलग है, जड़ी बूटी की, सब का मिजाज हमने पढ़े। लेकिन इंसान की बात जब आता है तो इंसान एक अशरफुल मखलूक है, और अशरफियत की वजह हम चारों मिजाज से मिलकर एक मजमूई तौर पे एक चीज बनाए, लेकिन उसमें भी एक चीज गालिब है। उस गालिब, जो चीज उसमें गालिब है, जिस चीज उसके अंदर गलबा है, उस गलबे के नाम से जाना जाता है। मेरे अंदर सफरावियत बढ़ गए तो मैं सफरा के नाम से मेरा काम होता है, सफरा के हिसाब से मेरी तौर तरीके, मेरी आदत सब मेरे सफरा की वजह से होती है, जबकि मेरे पास चारों मिजाज है। तो मेरी बॉडी में कोई भी ऑर्गन के बारे में पढ़ता है, इवन बाल हो, कम से कम इतना मालूमात होना चाहिए कि उसकी मिजाज क्या। अब तुम्हारे पास एक लकड़ा है, लोहा है, एक लकड़ी है, अब तुमको
یہ لوہا ہے لکڑی جاننے سے بولتے ہیں مزاج جاننے میں کیا بھائی لوہا ہے کہ لکڑی دونوں کو ہونے والی تکلیف الگ ہے. لوہا آگ سے تکلیف نہیں اٹھا سکتے لیکن لکڑی آگ سے تکلیف میں آئیں گے. پانی میں ڈالیں گے تو لکڑی اوپر آ جائیں گی, یہ اس کی خاصیت ہے. پانی میں تو لوہے کو ڈالو ڈوب جائیں گی. تو یہ ایسی ہزاروں کوالٹی ہر انسان میں اپنے اپنے طریقے سے. تو یہ جاننا ضروری کہ پہلے اعضاء جیسے ابھی سمجھے صفرا یعنی جگر. جگر ہم نے پڑھ کے رکھے جگر ہار اعضاء ہے. شروعات کیا صرف ایک ہی ورڈ استعمال کیا ہار. ہار کے پیچھے دو ورڈ آتے ہیں ہار رتب ہے کیا یابس. ہم ہار میں جا کے پہلے آدھا سمجھ گیا آدھا حکیم ہو گیا. جگر از ہاٹ. ہاٹ کیا ہاٹ کیا ہے تبھی مکمل ہوتے. بھائی میں آیا ہوں اس کے آگے ایک ورڈ بولو آپ کون ہیں. تو جگر اعضاء ہار ہے ٹھیک ہے. ہار میں بھی دو ہے بولو ہار رتب بھی ہار یابس بھی. دیکھو یہ دماغ ٹھنڈا ہے. دماغ بھی ٹھنڈا ہے ہڈی بھی ٹھنڈا ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق کہاں سے آ رہا ہے. دماغ کے اندر رطوبت ہے اس لیے وہ ہاتھ میں پکڑے گا تو ایسا ربر کی جیسے ہوتی لیکن ہڈی میں خشکی ہے وہ سخت ہے. تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت سر دماغ بھی ٹھنڈا ہے ہڈی بھی ٹھنڈا ہے سر ہم پھر کیسے سمجھیں گے ہڈی تر ہے. ارے بھائی پھر وہ کامن سینس ہے. کامن سینس یعنی کہ ہر آدمی کے پاس نہیں رہتا. رطوبت ہاتھ میں پکڑنے سے سمجھ میں ایک رطوبی آدمی کے ہاتھ پکڑو یا عورت کو ہاتھ پکڑو عورت کے ہاتھ پکڑو آدمی کے ہاتھ پکڑو کیوں فرق معلوم. عورت کے اندر رطوبت پنا زیادہ ہے آدمی کے اندر تھوڑا خشکی پنا ہے. تو ہر جگہ پہ جیسے کوئی چیز ہاتھ میں اٹھانے کے فوراً آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں تھوڑا رطوبت ہے اس لیے توڑ ڈر ہے. یہ نہیں ہو سکتے اس کے اندر خشکی ہے. تو ایسے رہتا ہے اپنے دماغ جبکہ یہ خشک ہے. تو کوئی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے جگر آپ کو معلوم ہے ہار ہے. جگر ہار ہے میدا بھی ہار ہے قلب بھی ہار ہے تینوں ہار ہے. تو تینوں کے لیے ایک ہی دوا کافی تھا نہیں. تینوں کا کامنلی دوا کافی نہیں کچھ جگہ کامنلی کافی ہے. تو جگر کا مزاج آر یابس یعنی آگ سب سے طاقتور سب سے لطیف سب سے اسٹرانگ سب سے کم مقدار میں بہت بڑا کرامت دکھانے والے سمجھے گیا. اور ایک یہ خاصیت یاد رکھنا صفرا کا ایک ڈیفینیشن یہ بھی دے سکتے ہیں کم مقدار میں سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے صفرا. تو ہم بول سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تر ہارمونس سب صفرا کی کوالٹی رکھتا ہے. اتنا کافی ہے. جیسے کسی کو ڈینگو فیور ہو گیا تھوڑا صفراویت بڑھ گیا پورا تھرومبوسائٹوپینیا میں چلے جاتے توڑ پھوڑ میں سر درد شروع ہو جاتے ڈرائی کھانسی شروع ہو جاتی ایک 6 مہینہ رکتا ہے. کیوں صفرا کی غلبہ ہو گیا باڈی میں تھوڑا مقدار میں. جانڈس ہوا ہی نہیں. جانڈس ہوا تو سر آدمی دیکھتے بلروبین بلورڈن سب چیک کیا لیفٹ وہ تو کوئی آدمی دیکھ سکتا. لیکن جب ہم نے صرف صفرا پڑھ کے رکھی اس لیے ہم صفراوی ڈیزیز بول کے 5-6 صفرا کا مطلب کم سے کم مقدار میں سے تحریک کا کام کرنے والا سب سے زیادہ تحریک کا کام کرنے والا کم مقدار میں دیٹ از واٹ از صفراویت یا صفرا یا آگ یا ایندھن یا پیٹرول یا انرجی یہ سب بول سکتے. تو آپ اندازہ لگا سکتے جگر سے صفرا ریلیز ہوتا ہے. اس ضروری نہیں صرف جگر سے صفرا ریلیز. صفرا کا ایک مرکز ہے گال بلیڈر جو دکھ کے آتے ہیں صفرا کو. باقی جگہ خون میں ملے جلے صفرا گھومتے رہتے ہیں ہسٹامین کے طور پہ الگ الگ نام سے اس کو ہم دکھتا نہیں تو صفرا کو وہاں بھی صفرا ہے. ابھی ایڈرینالین ہو یا دوسرا کوئی نرو ٹرانسمیٹر ایسیٹائل کولین جیسی چیز ہو جہاں اپنوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری صفرا کا کھیل کھیل رہے. اب آپ کو یہ ضروری نہیں کہ کوئی کتاب میں یا اجمل سر نے بولا یا دوسرا کوئی بڑے حکیم نے بولا یہ آپ کو انفارمیشن کی ضرورت نہیں.
آپ کو صرف اتنی ضرورت ہے کہ صفرا کی تمام کام یہ چیز کر رہے کہ یہ بڑھنے سے ہو رہے چیک اپ میں، چیک اپ بڑا چیک اپ کے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بڑا ہے، تو بڑھنے کے اندر پیشنٹ سے پوچھو ان کو کیا 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 علامت ہو رہے، تو ایسا لگ رہا ہے پورا صفرا کا علامت بول رہے. پھر آپ کوئی ضروری نہیں آپ کو کوئی دوا کوئی بتائے، آپ ڈائریکٹ اس کو شربت دینار ہو یا سب جوا شرمس یا کائنل سرف ہو یا شربت تمرلند ہو، آپ نے لکھ ڈالے، پتہ چلا 15 دن میں ڈوز آ گیا. اب آج کل کیرلا میں ہیپیٹائٹس بھی بہت کامن بڑھ گیا، مطلب بارش میں. اب وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر اتنا ڈرا رہے یونانی جیسے دوا نہیں کھانے کا، ان لوگوں نے بہت پرچار کر رہے ہیں کہ یونانی میں آیورویدک میں ہیوی میٹل رہتے تمہارا لیور اور خراب ہو جائے. 4-5 پیشنٹ بھی میرے پاس آئے، ود ان 15 days ان کی بلروبن ڈائریکٹ سب ود ان 10-15 days اونلی شربت دینار اور دبید اور صفوف مسکن سے کم ہو گئے. اور وہ مریض کیا بول رہے ہیں، لیبورٹری سے بار بار کال آ رہے کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کیونکہ آپ کی ڈاٹا ہم کو گورنمنٹ کو بھیجنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ایک ڈاٹا رہتا ہے ہیپیٹائٹس بی وغیرہ ایک متعدی امراض. تو مریض فون نہیں اٹھا، سر ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے ان کا کوئی چیز چوری کر کیا. اتنا لوگ صبح وہاں سے فون آ رہا ہے یہاں سے فون آ رہے. تم کو بولنے کا تو مجھے کسی سے بھی ٹریٹمنٹ نہیں، مجھے ٹریٹمنٹ کا نہیں، میری پرسنل رائٹ ہے، میرا کانسٹیٹیوشن میں میرا رائٹ ہے، میں کیا سلیکٹ کروں. تو 4 یا 5 ابھی 2-3 دن کے اندر ان کو ڈر میں وہ چیک کیا، 3 دن کے اندر ان کی ایل ایف ٹی کتنا 3000 ایل ایف ٹی ایک پیشنٹ ایک کا 1200 ود ان 15 days کے اندر ان کی ایل ایف ٹی جا کے شربت دینار اور ماجن دبید الورس اس کا ایل ایف ٹی کم ہو گیا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے، ڈرتے ہم لوگ جسے آگ لگ گیا، ارے بازو والے کو سب نکالو، ارے نکالیں گے، اتنا یاد رکھو آگ جتنے بھی جلنے دو، اچھا خاصا پانی ڈالے گا نا 10 منٹ میں پوری آگ بجھ جائیں گے. لیکن سمجھ ہونا چاہیے، تمہارے پاس پانی ہونا چاہیے، تمہارے پاس سمجھ ہونا چاہیے آگ ہے، ورنہ آپ کو تھرومبوسائٹوپینیا نے آپ کا ملٹیپل آرگن، آپ کو ہیمچوریا سٹارٹ ہوں گی، کڈنی میں فرق پڑیں گے، لیور. چھوٹا سا ایک علم ہے، یہ صفرا کی خشکی اور حرارت ہم کو تکلیف دے رہے. تو جگر ہمیشہ یاد رکھنے کے، جگر کو اتنا مختصر ہم نے اتنا معمولی طور پہ پڑھ کے رکھ، جگری امراض کیا ہے، جانڈیس اس میں تھوڑی نسخہ لکھ کے پڑھے، ابے کا بھی شادری اس کے آگے جاتا ہی نہیں. تو ہم کو معلوم جگر کا جو مزاج کے اعتبار سے ہار یابس ایک اعضاء ہے. اوکے، اب ہار ہے یابس بھی ہے، اور وہ کیوں ہار یابس ہے اس کا فلسفہ الگ ہے، ابھی وہ فلسفہ کے اوپر نہیں جا رہا ہوں میں. اس کی ثبوت کیا ہے، اگر کسی نے اس کا ثبوت اور اس کی پوری اپنے پاس منطق اور فلسفے کے طریقے ہم سمجھا سکتے ہیں. جگر بیسیکلی مکسڈ گلینڈ ہے، اس میں ہارمون بھی سیکریٹ ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے ڈائجسٹو جوس بھی. یہ ہمارا کچن ہے، یہ ہمارا مطبخ خانہ ہے. کچن اگر صحیح ہے سب تندرست رہیں گے گھر پہ. کچن صحیح نہیں، کچن میں بننے والا صحیح نہیں ہے تو سب بیمار پڑے گا. اسی تو یاد رکھو. اس لیے پرانے زمانے میں حکیم لوگ ہمیشہ 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 کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کچن کو صحیح کر کے بیچ دیتے. ایسے لگ رہے ہار بیماری ہے، زکام تو آئی نہیں، جگر سے کنیکٹڈ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اتنا ہمارے ہار ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک شربت دینار لکھ کے دیا، ایک دبید الور لکھ کے دیا، اور ان کو بولا بھائی آپ جا کے ایک 15 دن کھا کے 15 دن کھا کے آنے دیں، تمام سمٹم سے ختم ہو جائیں گے. یہ چیز اتنا سمپل اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جگر میں گرمی کب سے گرمی تو سنبھالو. تو جگر کا مزاج ہار یابس ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جگر کے بارے میں جیسے معالجات بخاراتیہ بول کے کتاب آتا ہے، وہ لکھ کے رکھو. معالجات بخاراتیہ 1 2 وولیم ہے، شاید CCRM نے نکالا ہے. معالجات بخاراتیہ ابن ربن تبری نے لکھا ہے، وہ ابن ربن تبری. اس کی اردو، اس کی لینگویج اتنا فصیح ہے، ایک فلسفیانہ انداز ہے. کبھی ابھی ایک پیج پڑھ، بہت مزہ آتا ہے وہ ایک پیج پڑھنے میں.
तो उसमें पहले जिगर, तो जिगर के बारे में, जिगर की गर्मी की अलामत, जिगर की सर्दी की अलामत, जिगर में तर हो गए तो क्या अलामत है, जिगर खुश्क हो गए तो क्या अलामत है, और उससे कैसे मैनेज करना। मैं समझता हूं अगर हम लोग जिगर की जो फिलॉसफी है, जिगर की अफवाल अगर पढ़े, दुनिया का सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट हीमेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में वो हीमेटोलॉजिस्ट, यानी बहुत सारे आईजीजी, आईजीएम, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, ऐसे बहुत सारे डिजीज आजकल के नामालूम, इडियोपैथिक, एंट्रोजेनिक और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे, नहीं कि डॉक्टर लोग ने स्टिकर चिपका के दुनिया को बेवकूफ बना के जो रखे, जो वर्ड ऑटो इम्यून डिजीज, आईजीजी, आईजीएम, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये सब के पीछे जिगर की एक कंसेप्ट कनेक्टेड है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है जिगर में। तो हमारा प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ कि हमने जितने भी बड़े बड़े कंपनी, जिगरी अमराज, जिगर के अमराज, जॉन्डिस, वर्मे कबित, कुछ लोग ने सलाबत कल जैसे सिरोसिस, एसाइटिस और सीएफ कभी, 4 बीमारी के लिए हमको उसके आगे गया ही नहीं, जबकि बॉडी के अंदर तमाम एनर्जी की, तमाम तहरीक की, तमाम तकवीत की, तमाम तदाबीर की, तमाम इस्लाह की, तमाम बहुत सारे जगह पे जिगर अपना काम करता है। लेकिन हमको सिर्फ इतना मालूम 4 बीमारी, और ये 4 बीमारी के लिए लिखा मुकवी जिगर दवा चलाओ। उस्ताद लोग भी बोलते हैं, प्रोफेसर लोग भी यही बोलते हैं, मुकवी सर, मुकवी जिगर, सर मुकवी मैं नहीं समझता, वो वर्ड छोड़ो, मैं इलाज कैसे करूं? क्या आप एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, जिगर गरम खुश्क है, वो गरम खुश्क में सिर्फ खुश्क गरम बीमारी नहीं, ज्यादातर बीमारी जिगर में गर्मी से होता है, गरम मिजाज से, गरम गिजा से, गरम तदाबीर से, गरम लाइफस्टाइल से। लेकिन उसका ऑपोजिट भी एक दुनिया है। ठंडक की वजह से जिगर कमजोर हो सकता है, ठंडक तदाबीर से हो सकता है, ठंडक लाइफस्टाइल से भी जिगर। तो हम दोनों के लिए एक आप कभी नौशादरी लिख के देते हैं, एक लिवर टॉनिक लिख के देते हैं। तो याद रखने के देने वाले जगह पे आप लेने वाला हो जाएंगे, देने वाली बात लेने वाली बात हो जाएगी अगर आप उल्टा इलाज करें। किधर ऐसा उल्टा है? नंबर 1, पहले आप आपको मान लीजिए जिगर गर्म है, अब हमने लिख के दिया देबीजुल दिनार, शरबत तम्रलिन, काइनिल, जो भी आमला हो, आलू बुखारा हो, जिसके अंदर अनानास हो, जो भी ठंडा दवा जिसका भी हो, कहीं भी हो, इवन रूअफ़ज़ा भी आप पिलाओ, जिगर के लिए फायदेमंद है। लेकिन 50% लोगों को जिसको गर्मी की वजह से तकलीफ, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग को दवा दिया फायदा हुआ, कुछ लोग को दवा दिया फायदा नहीं हुआ, वो आया नहीं। पहले वाला जो फायदा वाला वो भी नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? फायदा हो गया, अभी अच्छा हो गया, फिर क्यों? दूसरा पेशेंट के अंदर नुकसान हो गया, नुकसान आ गया, तुम्हारे पास क्यों आओ? वो दूसरे डॉक्टर के पास गया होगा। सर्जन का काम कैसे रहता है? काटना पीटना, कभी सर्जरी करके कॉम्प्लिकेटेड करता है। पेशेंट कैसा में तो अच्छा होकर चले गए, लेकिन वो दूसरे सर्जन के पास गया होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन वापस इसके पास नहीं आते, जो कॉम्प्लिकेटेड किया हो, सर जरा सही करके दो, उसके पास जाता ही नहीं हो डॉक्टर के पास। हम क्या समझते, मैं हमेशा इसलिए बोलते हैं, मैं पेशेंट को हमेशा एक जो काउंसलिंग करते हैं, मतलब कभी कभी यार बीमारी अच्छा होगा तो आके बोला करो, हमको अच्छा लगता है, तो कभी भी आते सर आराम नहीं बोल के आते। तुम लोग बोलते अच्छे डॉक्टर है, हमको एक हक होता है अच्छी डॉक्टर की जगह अच्छी मरीज है बोलने का भी हक है हमको। तुम लोग अच्छी मरीज नहीं, तुम बोलते ना अच्छे डॉक्टर, हमको भी एक हक है अच्छे डॉक्टर मरीज है। देखो भाई, सर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वो डॉक्टर साहब मैं आए थे पिछले हफ्ते, नजला था, अच्छा हो गया। तो मुझे मुझे एक डाटा मिला, वो डाटा के हिसाब से पेशेंट को सही कर। अभी कल एक पेशेंट आया मेरे पास, बेटी, माँ को इलाज करने को है, तो बेटी थोड़ा एंग्जाइटी वगैरह थे, मैं भी कुछ अच्छे काम कर रहे, तो बेटी अराउंड 22 ईयर्स की। तो माँ ने बोला ये आपका बेटी है, बोला मेरा बेटी? अरे बाप रे। तो आपकी दवा से हुआ, बोले हम इनफर्टिलिटी की केस लाके 22 साल के पहले आए थे, आपका इधर से हुआ। बोले तो हम क्या सोचते कि इसको बच्चा नहीं हो गया होगा, वो जाके IVF हो, इससे कुछ किया होगा। अगर वो आके हमको बोल दिए होते भाई
वो कम से कम वो एक डाटा डॉट करके रखे, भी 21 साल के बाद में आया, वैसे 10 साल के बाद। सर मैं एक बार आए थे आपके, क्या हो गया पीमल घुटना दुख रहा है, अरे यार तुमको कहीं देखा नहीं सर, मैं 15 साल पहले आपके पास आया था, एकदम ऐसा चलने नहीं हो रहा था, तो आपने 2 दिन कप्पी मसाज किया, अभी माशाल्लाह मस्त हो गया, अभी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई तुमको इतना बड़ा प्रॉब्लम, तुम बेड रिडन था, बिस्तर में था, कम से कम शुक्रिया मत बोलो, जरूरत नहीं। हमको अच्छा लगता है भाई कि आपने अच्छा हो गया हमारी दवा से। अब जो भी आते नेगेटिव फीलिंग देते, सर बढ़ गया, सर बढ़ गया, सर बढ़े, सर एक सर, तो वो क्या समझते, सर सरदर्द के लिए तो आपके पास है, अच्छा हो गया, फिर आपके पास आके बोलने की क्या जरूरत है सरदर्द अच्छा हो गया। लेकिन मरीज नहीं, ये नहीं समझते, एक मरीज जो अपनी एक छोटी दवा से अच्छा, क्योंकि पैरास्टामोल देने से आपको सर मेरा सरदर्द अच्छा हो गया, बुखार उतर गया, वो आके बोलने में मजा नहीं आएगा। वो दुनिया को भी मालूम है, दुनिया के हर आदमी को मालूम है, पैरास्टामोल डॉक्टर भी नहीं दिया, मैं डायरेक्ट जाके मेडिकल से भी खाया तो मेरे सरदर्द अच्छे हो गए। लेकिन यूनानी की बात अलग है, वो हर जगह से हार के फेल होके तुम्हारे पास आया, जब तुमको रिजल्ट में कितना, मतलब तुम्हारे कॉन्फिडेंस की लेवल क्या होगा। तो बहरहाल जिगर में आप याद रखने का, अगर 50% आपको मिजाज कुछ नहीं मालूम, कुछ लोग ठंडे में बच जाते, कुछ लोग ठंडे में डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन में चले जाते, तो फिर आप पूछेंगे सर जिगर में ठंडक हुआ है क्या, जिगर में गर्म हुआ क्या, कैसे मालूम पड़े। तो हमेशा याद रखना, जिगर एक मेटाबॉलिक पूल है, वो मेटाबॉलिक पूल इवन डिसलिपिडीमिया से लेके गाउट से लेके जितने की बॉडी की केमिस्ट्री जो बदलता है, किडनी से ज्यादा, किडनी भी एक हद तक लीवर का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें, ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन रखना। कभी कभी एचबी डाउन होता है और डॉक्टर लोग इतना उनको आयरन टैबलेट खिलाते हैं, भाई पहले फाइंड आउट करो एचबी आयरन की कमी की वजह से जिगर के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमेशा अनीमिया में, कभी कभी जनरलाइज्ड अनासर का, बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, कभी एक्सट्रीम फैट डिपॉजिट हो रहा है, बिगर खा के पतला हो गए नहीं हो रहा है, डाइटिंग कर रहा हो तो भी नहीं हो रहा है, दवा खा रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, दैट इज लिवर मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से उनके अंदर ये हुआ। तो जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको समझ में नहीं आता, कम से कम थोड़ा ध्यान रखा करो, जिगर में कहीं ना कहीं तहरीक की या तस्कीन की जरूरत है। अब जिगर में तहरीक चाहिए कि तस्कीन चाहिए, जिगर में तबरीज चाहिए कि तस्खीन चाहिए, जिगर में खुशीनत लाना, जिगर में रुतूबत लाना, इतना भी अगर आइडिया आ गया तो बाकी जिगर अपना काम करेगा। कि अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर एक हिकमत बना के रखी, हमारा काम है, फिजिशियन का काम है सपोर्ट करना, तुम मत कर काम। हड्डी टूट गया, हड्डी को जोड़ के रख डालो और एक लकड़े से बांध के उसको बोला एक 4 हफ्ता बिस्तर पकड़ो, तुमको हड्डी नहीं जोड़ सकती, हड्डी खुद ब खुद जुड़ी है, वो बॉडी का काम है। किसी को जख्म हो गया, वो मुंदमिले कुरू बोल के दवा नहीं है, इंदिमाल खुद बॉडी करता है, वहां तुम सिर्फ ताफुन को रोकने की तदाबीर करो। एंटीबायोटिक क्यों देते, एंटीबायोटिक जख्म भरने के लिए नहीं, जख्म एंटीबायोटिक से नहीं भरता, जख्म खुद भरता है। तो जिगर जब खराब होता है, वो खराब होने की जो वजह है, उसकी सबब है, उस सबब का इजाला करो। गर्मी से अगर कोई बोले भाई तुम्हारा रात पर जागने की वजह से धीरे धीरे तुम खुद जिगर गर्म था, बॉडी तुम्हारा जिगर धीरे धीरे गर्मी की तरफ जा रहा है। अब साइंस वाले से बात कर हंसेंगे, अरे गर्मी जागना और जिगर में क्या, जागेगा तो आदमी पागल हो सकता है, जिगर कैसे खराब हो, वो फिजिक्स वो नहीं जानता है। हम जानते जितना आदमी जागता है आदमी की बॉडी टेम्परेचर, हरारत और खुश्कियत बढ़ता है, हरारत और खुश्कियत कैन लीड्स इनटू लिवर इश्यूज। उसके ऑपोजिट भी हो सकते, आदमी इंतहाई किस्म की ऐदी पनाए, चलता नहीं फिरता नहीं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, एक्सरसाइज, जिगर के अंदर ठंडकपन बढ़ रहा है, बरूदत या ठंडकपन बढ़ रहा है, उससे भी जिगर कमजोर हो जाएंगे। कमजोरी सिर्फ हरारत से नहीं, तो हमने क्या पढ़ के रखे, माजून देवी दिल और शर्ब, वहां भी देखो अब भी कभी नौशादरी गर्म है,
नौशाद उसका अभी कभी नौशादरी हल्का सा गर्म है, ठंडा नहीं है वो, और आप देबीदिलवर दे रहे हो ठंडा है, दीनार दे रहे ठंडा है, जवारी शरमस दे रहे ठंडा है, जरवेश अनारिन दे रहे ठंडा है, शरबत अनार तुर्श दे रहे ठंडा है, काइनिल सिरप दे रहे ठंडा है, जवारी सफा शिकन दे रहे ठंडा है। आप जो भी चीज ठंडा दे रहे लेकिन उसके साथ में आपने कभी कभी नौशादरी भी दे रहे, या आप कमोनी भी लिख के दे रहे, या पुदीना भी लिख के दे रहे, लेकिन आपने उधर एक बेवकूफी की काम कर रहे हैं। तो जिगर किस वजह से मुतासिर हुआ, कम से कम ये जो बाला पहाड़ जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एलकेजी नॉलेज रखो। अब आप किसको किसको जोड़ेंगे, जिसे आजकल सबसे कॉमन डिजीज है, मैं जनरली तौर पे आपको बता रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज नहीं बताना, जैसे फैटी लीवर। फैटी लीवर एक नया बीमारी नहीं है, बोलते आज की लाइफस्टाइल डिजीज, ये बीमारी बहुत पुराना है। लेकिन नया क्या हुआ, नया ये सोनोग्राफी का मशीन, अच्छे अच्छे बीओमएस डॉक्टर भी आजकल सोनोग्राफी की मशीन खरीद के रखे, इनकम है वो, कुछ भी अगर तो यूएसजी करके। अब यूएसजी में फैटी लीवर मिलेंगे, या हेपेटोमेगाली मिलेंगे, या उसको बल्कि यूट्रस मिलेंगे, ये सब चीज उसमें मिलती है कि रुतूबत का गलबा। फंक्शन समझ में नहीं आता यूएसजी में थोड़ा सलाबत हो गया, राहिल हवा थोड़ा माइक बंद करो, उससे क्या होता है कि उससे इतना मालूम पड़ता है कि जिगर के अंदर क्या होगा। किसी को माइक ये करे, कौन है कोऑर्डिनेटर, कौन है वो होस्ट, कोई मोहम्मद, किसी का माइक बंद चालू है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। यस, थैंक यू। तो आपके पास कोई जिगर का आपको मैनेज करना, सबसे पहले डिसाइड करो तो ये गर्म है क्या ठंडा है क्या, उसके बाद में उसको सवाल करना स्टार्ट करो। अब सवाल क्यों कर रहे हैं, ये गर्म खुश्क के गर्म तरह के मानने की, पहले आपको मालूम पड़ा ये किस वजह से। अब जितने भी अलामत है आप याद रखो, जॉन्डिस सब साइड में रखो, जॉन्डिस तो कोई भी समझ में आते, जॉन्डिस या उसकी एलएफटी चेक किए। इतने मॉडर्न में ज़ौफ़े जिगर, जिगर की कमजोरी, ये ज़ौफ़े मैदा, ज़ौफ़े कल्ब, ज़ौफ़े दिमाग, इस बीमारी का जिक्र, ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। ज़ौफ़े दिमाग में क्या है, ट्यूमर है तो ट्यूमर लिखेंगे, एन्सेफेलाइटिस है तो एन्सेफेलाइटिस लिखेंगे, सरा है तो सरा लिखेंगे। ज़ौफ़े जिगर में टॉपिक नहीं है, इसलिए लोग ने दवा ढूंढा ही नहीं जिगर को तकवीत देने के लिए, क्योंकि आप वो चेक करेंगे अगर एलएफटी नॉर्मल है, एलएफटी नॉर्मल है, हेपेटोमेगाली नहीं, सिरोसिस नहीं, या समझा एसाइटिस नहीं, तो उनके हिसाब से लीवर अपनी जगह पे दुरुस्त है। ज्यादातर मैंने देखे एसाइटिस के अंदर, मैंने बहुत एसाइटिस केस में देखे एलएफटी नॉर्मल रहते हैं कुछ लोग का। तो यहाँ आपको जिगर के अंदर सबसे पहले डायग्नोसिस करो, हार है दो, डायग्नोसिस अगर नहीं भी किया दिमाग में रखा करो, जिगर दो जगह दो तरीके से माउफ हो सकते, जिगर माउफ हो गया हरारत से, फिर याद रख नीचे और उतरो, फिर जिगर चार वजह से हो सकता है। हरारत से अगर जिगर मुतासिर हो, हरारत खुश्की से भी, हरारत में तरी भी है। सेम ठंडक से अगर मारूफ हो, ठंडक के अंदर बरूदत भी है, ठंडक के अंदर ये बुसत भी है। तो आपको कम से कम जिगर को मैनेज करने के लिए 4 दवा चाहिए। अगर इतना महारत या इतना माहिर नहीं है आप, या आपके पास इतना महारत नहीं है, फिर एक काम करो, आप थोड़ा पीछे जाओ, 2 दवा रखो, एक हार दवा, एक बाहरी दवा। इसमें आप 50, 60, 70% पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उठा के, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्स के इलाज में पुराने जमाने में जितने भी मतलब में लिखा है, जो तजुर्बाकार रखी, कहीं ना कहीं देवी दिलवर,
कहीं ना कहीं कि अभी कभी नौशाद कहीं ना कहीं जिगर को तहरीक देने वाली एक दवा होता है। अब जिगर में हम जाता है, जिगर के अंदर भी बहुत सारे कुव्वते, जिसे हमने आजिमा पढ़े थे, कुव्वते अज़्म मेदी, अज़्म कब्दी, अज़्म उरूकी, अज़्म उज़वी, 4 अज़म पढ़े थे। उसमें मेन कुव्वत एक जिगर का है, कुव्वते अज़्म कब्दी। मेदे में अब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो गया, आम इंसान उसको बोलते सर मेरा आजिमा तो दुरुस्त है, क्योंकि पखाना अच्छा 2 बार होता है, अच्छे से भूख भी लग रहा खाना खा। लेकिन सेकंड जो डाइजेशन है वो जिगर का काम है, किसको कहाँ पहुंचाना है, किस केमिस्ट्री को कहाँ, किसको जिगर में वापस पहुंचाना है, किसको स्किन में पहुंचाना है, ये मासारी का मिसेंड्री के जरिए अलग अलग जगह भेजते रहते। अगर वहां गड़बड़ हो गई, जिगर में अगर हरारती गलबा हो गया तो स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन आएंगे, उसकी वहां जिगर में हरारत बढ़ गई तो वो हिसाब से पेशाब में तकलीफ आएंगी, पेशाब के अंदर पीलाट बढ़ रहे, पेशाब की मिकदार कम हो गया, पसीने से बदबू आ रहे, पखाने से बदबू आ रहे, मतलब हरारत से होने सॉरी थोड़ा सा मैं थोड़ा एवोकाडो खाया अभी, बटर फ्रूट कहते हैं ना सुबह सुबह, तो थोड़ा सा बलगम निकल रहा है अभी, कल भी रात में, तो फिर मैंने समझ में नहीं रहे ये खांसी कहाँ से आ रही, जो एवोकाडो जो आता है ना बटर फ्रूट, तो थोड़ा तर ज्यादा है, तो बार बार बलगम नहीं अभी खाया। तो आपको जैसे अभी डाइजेशन की वजह से, जैसे बर्स के बारे में सोच के देखो, बरस को हमने बलगमी अमराज लिखा, तो हमने 99% लोग ये समझते ये बलगम है। वो खिलते बलगम जाने की वजह, यानी ये भी सोच सकते हैं एक जगह पे हरारत की कमी है, तो हम ये बोल सकते हैं बरूदत बढ़ गए, कॉमन सेंस। किसी जगह पे रुतूबत बढ़ गए, जैसे पानी भर गया ग्लास में, आधा ग्लास में, तो आधा ग्लास चाहिए, एक ब्लॉक में आधा ग्लास खाली है, वैसे जिगर में समझो हरारत कम हो गया बॉडी के अंदर, तो हरारत कम होने की वजह से कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो उसकी वजह बलगमियत है कि बलगम अगर गालिब आ गया, तो 2 तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते, हरारत को बढ़ाओ या बलगम को कम करो। बलगम को कम करने के लिए भी हरारत की जरूरत है, तो एक ही बात होगी, तो फलसफा है, हरारत को बढ़ाने से बलगम की एक्टिविटी तो नुकसान कम हो सकते हैं, या बलगम को कम करने से ये अपनी जगह पे अपना काम करना, ये इसका काम इधर होता है जिगर का मकाम ये था, ये मकाम में भी ये काम कर सकते, लेकिन अभी ये मकाम में आ गया तो इससे काम नहीं कर पा रहे, इसको तहरीक चाहिए। तो बेसिकली दोनों जगह पे आपको या तो सफरा को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बर्स को ट्रीट करना है, तो बर्स के ट्रीटमेंट में हम लोग का सबसे पहले परहेज क्या बोलते हैं, खट्टी चीज, बलगम बढ़ाने वाले चीज, चावल बंद, खट्टी चीज, दूध, क्योंकि ये दूध की जो ठंडक है, दूध की ठंडक की वजह से फिर मजीद जिगर में और ठंडक न बढ़े, खट्टी चीज से और जिगर में ठंडक और न बढ़े, और जिगर बरूदत की तरफ जाने के जिगर नहीं होता फिर। जैसे भाई मैं बहुत बड़ा सफरा वाला आदमी हूँ, बहुत अच्छा एक्टिविटी करता, अचानक मुझे मेरे अंदर एक बलगमियत बढ़ी, तो क्या हो गया रे तुमको, तुम बहुत एक्टिव रहते थे हमेशा, भी कुछ करता नहीं, बहुत आईडी हो गया, सोए पड़े रहते थे, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो सफरावियत था वो कम हो गई। तो दोस्त लोग आके तुमको उचकाएंगे, भड़काएंगे, तब तुम अपने असल हालत में आ जाएंगे। तो जिगर के अंदर अगर बरूदत बढ़ रहे तो जिगर में हरारत पहुंचाने का काम देना चाहिए, इसमें फिर ठंडा चीज नहीं होना चाहिए। तो अगर कायदे से अगर तदाबीर भी बता दिए तो ज्यादातर इस मर्ज में तदाबीर से हकीम सही कर सकते, कि उसको तदाबीर ऐसा है कि मिजाज को ऑपोजिट रख के जिस जगह पे जिस मिजाज में चेंजेस हुआ उसको तय, कोई भी मेटाबॉलिक उधर फॉर एग्जाम्पल गाउट, अलिका एक 2 मिनट
सॉरी एक डिस्टर्बेंस। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल एक एक चीज आपको जिगर को कोरिलेटेड अगर करेंगे तो आपको नई नई जो इलाज जहाँ आपको मुश्किल, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बर्स के बारे में बताया, बर्स बलगमी अमराज से मुराद जिगर के अंदर बरूदतपन आना। कभी कभी अभ्यास राखी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किसमें, बर्स में। कभी गरम मतलब गरम थोड़ा सा गरम तर से भी मिलता है। लोकली भी गरम दवा इस्तेमाल करते हो तहरीक के लिए, तो तहरीक की एक मकसद होते है इसके अंदर बलगमी अमराज से मुराद हुई। अब फॉर एग्जाम्पल गाउट बेसिकली अगर आप मॉडर्न डॉक्टर से पूछेंगे गाउट क्या है, गाउट इज लाइक यूरिक एसिड बढ़ने वाला बीमारी। आप रेड मीट मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। एक भाई ठीक है वो नहीं खाऊंगा, तो कभी पूछा करो यार मेरे दोस्त भी पूरा बीफ खाता है, मेरे घर में पूरा प्रॉब्लम क्यों है? अरे बीफ में अगर गाउट बना, बीफ खाने से या मटन खाने से या चिकन खाने से अगर आप या आप चना खाने से आपकी यूरिक एसिड अगर बढ़ रहे, तो सबका क्यों नहीं बढ़ते? तो इनका जिगर में कहीं न कहीं हरारत की गलबा हो गया और वो प्रोटीन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो हम एक हिसाब से बोल सकते गाउट इज एन अमराज है जिगर से कनेक्टेड। लेकिन कहीं लिखा नहीं नकरस के बारे में हमने क्या पढ़ के रखा, नकरस जोड़ों का दर्द है, वो जोड़ों का नकरस होने की वजह यूरिक एसिड बढ़ने का है। तो नकरस को लिखा है कि बजोल मुफासिल की किताब में या चैप्टर में नकरस को लिखा है। नकरस एक्चुअली एक यूरिक एसिड इसे डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। बाकी सब बाद में दर्द होना, वहाँ लालीपना आना या गर्मी होना, यूरिक एसिड टॉफी का होना, यूरिक एसिड डिफॉर्मिटी आना, ये सब बात की बात है। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है जिगर से। किसी को डिस्लिपिडीमिया हो रहा है, अब हम बोलेंगे डिस्लिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या दवा दो, लहसुन पढ़ के रखा है, अदरक ला पढ़ के रखा है, नुस्खे अरेबिया लिख के रखा है, फिर हमको समझ में आता है इसको क्या दूं। डिस्लिपिडीमिया बेसिकली बुरूदत यानी कि जिगर के अंदर बुरूदत का गलबा है। अब सर फिर आपको कैसे मालूम पड़ा? अब डाइजेशन के लिए हरारत की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैदा भी गर्म है, जिगर भी गर्म है। अब जहां प्रॉपर आपकी या बराबर उसके मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो डिपॉजिट होता है, जैसे ग्लाइकोजन के तौर पे ग्लूकोज डिपॉजिट होता है। तो आजकल अगर किसी ने पूछा ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कौन सी, कोलेस्ट्रॉल की अमराज जिगर है, वो बस आधा हो गया आंसर, पूरा नहीं हुआ। ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट तब करेंगे जिगर के अंदर थोड़ा बरूदतपन आ गया। वहां तो आप कभी नौशादरी दो, वहां सिरका दो तो हल्का गरम करे, सिकंजबीन दो, तिंकार दो, पुदीना दो, कमुनी दो, जवारिश कमुनी दो, अरके जीरा दो, अरके अजवाइन दो, ये जिगर की हरारत को बढ़ाएंगे। और उनको थोड़ा तदाबीर भी बताओ, सिर्फ दवा से नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी की दो दवा खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप रखो, ताकि जिगर के जो जिगर ठंडा हो गया, हर चीज को जल्दी हजम नहीं कर पाएंगे। तो वो हिसाब से आप एक काम करो, जिगर में थोड़ा ठंडक के हिसाब से वो चीज को तदाबीर बताओ, उसके अंदर परहेज बताओ। तो अगर इस नजरिए से देखेंगे तो कम से कम आप एक काम किया करो, अगर ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में, डायग्नोसिस एस्पेक्ट में हर बीमारी को आप कोरिलेट करा करो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, स्किन डिसऑर्डर हो या दूसरा, क्योंकि वजह से जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस बहुत ही, जितने भी जॉन्डिस के ट्रीटमेंट 4 दिन एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन में पूरा मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। जितने भी मैंने आज जो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट किया, एक बेहतर से बेहतर, जो ज्यादा गर्मी की वजह से होता है गर्मी आ जाए, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिगर के लिए, एक शरबत दीनार, नोट करके रखो। अगर शरबत दीनार आपके पास नहीं है तो मशरूब आमला है, मशरूब आमला नहीं है तो आलू बुखारा है, आलू बुखारा नहीं है तो आप काइनिल सिरप, ये 4 लिख के रखो, 2 टीस्पून 2 टाइम। उसके साथ में एक माजून देवी दिलवर्थ, ये नॉर्मल जॉन्डिस की बात कर रहा हूँ, ये हेपेटाइटिस ये सब काम होते हैं इसमें। माजून देवी दिलवर्थ 10 ग्राम,
अगर माजिन दबीदुल वर्द नहीं है तो जवारी शारमस जिसमें जरिश्क है, जरिश्क का एक किस्म का पाउडर ये बरी है, वो बेहतरीन लीवर टॉनिक। जवारी शारमस 10 ग्राम, अगर वो नहीं जवारी शानाराइन, अगर वो नहीं जवारी सफरा शिकम। ज्यादा सब्स्टिट्यूट मत रखो फिर तुम भूल जाएंगे। 4 चीज हो गए। और एक पाउडर दे दो, पाउडर में सबसे बेस्ट है सफूफ मुसक्किन हम अरमस का, जिसके अंदर सत्ते गिलू है। सत्ते गिलू बेहतरीन चीज है उसको कम करने की। 1 टीस्पून सुबह शाम। ये 3 दवा काफी है। बाकी कोई दवा आपको जो आपको मजीद दवा बढ़ाना है टैबलेट के तौर पे, अभी कभी नौशादी या मत दिया, क्योंकि अभी हमेशा थोड़ा सा कम होता है वो, क्योंकि वो कोते नफूस को बढ़ाता है बेसिकली। कौन सी? नौशादर। जिगर के अंदर घुसने के लिए हिम्मत चाहिए कि में बहुत चाल है। 3 आइटम होते हैं वो जिगर के लिए थोड़ा फायदेमंद है। पानी में बहुत सारे नुस्खा लिख के रखे कि हकीम साहब थे, वो केले में एक पाउडर देते थे अक्का केला खाने के लिए, 2 दिन में डायबिटिक अच्छा हो जाता है। वो क्या चीज है मालूम? फिटकरी बिरिया। तुम अपने क्लिनिक में फिटकरी बिरिया बना के रखो, अच्छे से बिरिया होना चाहिए, तो थोड़ा खट्टापन रहता है। एक आधा ग्राम केले में मिक्स करके उसको खिला दो। बोलने का ये बड़ा एक बाबा है केरला का, उसका नुस्खा है बोलना। ये बहुत ही करामत नुस्खा है। 1 हफ्ते के अंदर पूरा ये हो जाता है। और आपको अब मजीद ट्रीटमेंट करना है, अब मुसक्किन सफरा ज्यादातर दवा उसको इस्तेमाल करो। ओके, अब इसके बरखिलाफ जॉन्डिस की जो बरखिलाफ जो होता है, जिसमें एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो फैटी लिवर है, फैटी लिवर बेसिकली बरूदती अमराज है। अभी जो मैंने बताया जॉन्डिस गर्म है, फैटी लिवर बेसिकली बरूदती अमराज है। जिगर के अंदर बरूदत बढ़ने के से फैट का डाइजेशन यानी बलगमियत बढ़ने से बोल सकते। बलगमियत मैंने वो इस्तिलाही मायना याद रखने का, बलगम बढ़ने से नहीं, बलगमियत मतलब बारिद रतब कैफियत कैसे। जिगर की कोते नुफूर हो जाते। तहलील जो करते हैं ना, परहेज आपको इसमें परहेज के लिए कुछ नहीं। जॉन्डिस में ऑयली चीज परहेज करो ज्यादातर। अगर एक 15 दिन बोलना वेजिटेरियन मत खाओ, वेजिटेरियन खाओ, नॉन वेज मत खाओ। नॉन वेज में फिश खा सकते, वेजिटेरियन में सिर्फ करेला बड़ी खतरनाक है, हेपाटोटॉक्सिक है करेला नहीं खाने का, और सहजना, ये 2 चीज से दूर रखो। बाकी कोई परहेज नहीं। रात में जागने का नहीं, सोने की आदत डालो, या फिर आप उसको नजला बनाने की, नजला लाके आने की कोई दवा दे जिसके अंदर नजला बढ़े। ओके, उसकी अपोजिट कैफियत है जिगर के अंदर बरूदत का बढ़। ये जो आपने जो जॉन्डिस के लिए जो ट्रीटमेंट दिया, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूरिक एसिड के लिए काफी है। कि अगर आपके अंदर अकल है, कॉमन सेंस, तो आप पूछने की जरूरत नहीं कि सिर्फ फिर गाउट के लिए क्या दो। गाउट के लिए भी यही कॉम्बिनेशन, दिनार दबीदुल, 15 दिन 1 महीना खिला के देखो। फिर मरीज को आके सर आपके पास आए थे 15 साल पहले, 5 साल पहले, जब जॉन्डिस के लिए ऐसा अच्छे हो गए। अगर वो बार बार फिर रात भर जागना, उल्टा सीधा गैर तबई जिंदगी गुजार के फिर अगर उसकी यूरिक एसिड बढ़े, उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं, वो है जिम्मेदार तुम है। अगर उसको परहेज नहीं बताया तो जिम्मेदार खुद डॉक्टर ही है। इस तरफ जिगर की ठंडक बढ़ने से बाएं तरफ बहुत सारे डिजीज, आज की जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिगर की, जैसे किसी को खून नहीं, जब देखो खून एनीमिया, प्रोटीन, ये क्या नाम उसका, प्रोटीन डिफिशियंसी आ रहा है बॉडी में, जिसके ये जो आते हैं ना विटामिन डी कम हो रहे हैं, कुछ भी खाओ तो भी विटामिन डी नहीं बढ़ रहा है, या उसके अंदर डिस्लिपिडीमिया हो रहे हैं, जितने भी बाकी कोई सिम्टम्स नहीं, जैसे किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है, लेकिन कोई सिम्टम, लेकिन उसके बॉडी में हमेशा गड़बड़ चल रहा है, डिसऑर्डर दिखकर। वैसी जगह पे आप याद रखो, यहाँ आपको जिगर को थोड़ा तहरीक देना जरूरी है। मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं मार देता नहीं, वो अलक्सीर बोल के एक दवा है मेरे पास, अलक्सीर, वो
समूलफॉर है वो, समूलफॉर यानी अल्सेनिक, अल्सेनिक होम्योपैथी वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं स्टोमक के अंदर। वो मैं कहाँ इस्तेमाल करता, किसको खून नहीं बढ़ रहा है, बोन मैरो चेक किया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, ब्लड, तो इस जगह पे जहाँ कोई चीज बन रहा नहीं, तहरीक के लिए कोई चीज, हर चीज उसकी कमी हो रही है, लेकिन कुछ समझ में नहीं, तो मैं डायरेक्ट जिगर पे जाता हूँ। वहां तो मैदे में जाके फायदा नहीं, दिमाग में जाके फायदा नहीं, कुछ नहीं, वहां डायरेक्ट जिगर में, जिगर को तहरीक। तो समूलफॉर एक्चुअली बेसिकली दर्जे सहारम आहार यहाँ भी, लेकिन यहाँ वो डाला है काम करेगा, ये अमृत। ओके, तो समूलफॉर एक पूरी सुबह शाम देता हूँ, यहाँ अजराकी चलाता हूँ। अभी रिसेंट समझे 1-2 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे, एक इंटरेस्टिंग केस। मेरी खालू का लड़का, मतलब फर्स्ट कजिन, अशरफ बोल के, सऊदी में बिजनेसमैन, मेरे एज का। वो उसको अचानक थकान आने लगा, चेहरा देखो तो HP6, वो दुनिया भर की इलाज किया, यहाँ तक के डॉक्टर ने ट्रांसफ्यूजन भी किया, ब्लड मैरो, बोन मैरो चेंज किया, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने 2-3 सवाल किए तो उनको मेरा समझ में आ रहा है कि इसको थोड़ा सा हल्का सा बुखार हमेशा रहता है और उसको बुखार आने की वजह से प्रॉब्लम है। तो मैंने इनको अलगसिर और माहौलियात चलाया। उसके उसकी पूरी मेडिकल कॉलेज के लिए हमेशा जाते थे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, उसको बुलाते थे। अभी नॉर्मल हो गया, अब कोई दवा तक नहीं खा। अब अलगसिर एक स्टिमुलेशन का काम करते, अजरा की स्टिमुलेशन का काम करते, जाफरान हमेशा याद रखने का, जाफरान मुकव्वी जिगर लिख के हर आदमी पूछते के देखते माजिद, इसमें जाफरान है क्या? एक्चुअली मुकव्वी जिगर नहीं, जाफरान दूसरी दवा को हजम करने में और अब्सॉर्ब करने में, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जाफरान है, तेजपात है, या जायफल है, या काली मिर्ची, ये कोते नुफूस को बढ़ाता है। तो कुर्स पुदीना है, अब्बे अजराकी है, अजवाइन है, जितने भी आजिम और गरम दवा, अब्बे तिंकार इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए। अब्बे तिंकार, सुहागा, ये जिगर को गरम करने में नंबर 1। और एक आता है इक्सिर जिगर, इक्सिर जिगर का फॉर्मूला आप लिख के रखो, इक्सिर जिगर का फॉर्मूला शूरे कलमी, नौशादर और रेवन चीनी। ये मैंने बहुत बार बोल चुके, अभी कुछ लोग नए नए, ये तीनों लेके जब पाउडर करके रखो, जबरदस्त लिवर टॉनिक होगी, जबरदस्त। ये हमारी ZVM मेडिकल कॉलेज की नुस्खे भी है, तकमीली साहब का भी नुस्खा है, लेकिन मैं भी हमेशा इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या है? शूरे कलमी, नौशादर, नौशादर 2 किस्म की नौशादर आते, मजनूई नौशादर, टेकरी जिसको कहते हैं, ओरिजिनल नौशादर, और रेवन चीनी। रेवन चीनी बहुत डुप्लीकेट आता है, हमें याद रखने। रेवन चीनी अगर थोड़ा टुकड़ा करके दे दिए तो इतना येलो कलर रहता है, और रेवन चीनी को अगर कोई डब्बी में डालो, जैसे अब्बे शिफा में रेवन चीनी है, अब्बे शिफा का डब्बा देखना हमेशा पीला रहता है। थर्मस की दवाएं सवाल में रेवन चीनी है, वो भी डब्बा पी, क्योंकि एक कलरिंग एजेंट किया तो कलर नहीं, उतना जबरदस्त होते नुफूस है उसके अंदर। और रेवन चीनी को मुरक्कबुल कवा लिखा मिजाज में, कुछ जगह पे मुतदिल लिखा है, कुछ लोग दवाएं दुलखासा अलग अलग नाम पे माना जाता है। तो ये बेहतरीन नुस्खा है जिगर के लिए, बना के देखो, आधा किलो 1 साल तक चलेगा। कितना? शूरे कलमी, नौशादर, रेवन चीनी, 1 रत्ती सुबह शाम। 1 रत्ती बोले तो डरो मत, 120 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम तो डरो मत। 1 बड़ा चने के बराबर पुड़ी बना के रखो, बुकी का अगर खोल के मत रखना, नमक है वो। आपको ऐसा समझ में आ रहा है नहीं, ये बीमारी, ये कैंसर रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको तुम हर दवा के साथ एक पूरी, तुम बड़ा हकीम बनेंगे। तो ये जिगर को गर्म करने, जिगर को ठंडा करने के लिए आलू बुखारा जैसे बहुत सारे मुफरद दवाएं, और जिगर को गर्म करने के लिए सबसे मुफरद दवा में सबसे बेस्ट है सिरके अंगूरी। ये हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर पे सिरका है उस घर पे कोई बीमारी नहीं आती। सिरका लाके रखने से नहीं, उस घर पे अगर सिरका है तो सिरका इस्तेमाल कर रहा हो जिगर के लिए, हर जिगर में नहीं है, बारीक जिगर के लिए, गर्म जिगर के लिए। तो
آپ ایک اکسیر جگر کا نسخہ بنا کے رکھو. پھر جتنے بھی گھر جیسے جوارش کمونی ہے, ماجون فلاسفہ ہے, جوارش جالینوس ہے, جوارش زنجبیل ہے, جوارش برسبسا ہے, یہ سب جگر کی مقوی جگر ہے. بریکٹ میں ابھی کبھی بھی تو کوئی کسی کو بچے کو پڑھا رہے مقوی جگر ہے تو بریکٹ میں لکھا رکھو مقوی جگر, بارد لکھو بارد, تو سامنے والا سمجھے گے حکیم پڑھے لکھے حکیم ہے. یہ مقوی جگر لکھو بارد ہار کبید کے لیے. یہ مقوی میدا دبید الورد لکھو ہار میدے کے لیے. یہ مقوی میدا جوارش کمونی بریکٹ میں لکھو بارد میدے کے لیے. کم سے کم اتنا معلومات رکھو تاکہ ہم کوئی بلنڈر مسٹیک نہ کریں اپنی تو یہ اکول رہے گا کس کا, وہی ہم وزن کا مطلب وہی ہے. اوکے سر. ہم وزن کا مطلب ایکول. اگر آپ ایک کنڈل بنانا چاہ رہے 3 کنڈل, ایک کنڈل وہ لے لو, تینوں 3 کنڈل. اگر 100 گرام بنانا چاہ رہے 100 گرام. پہلے ایک کام کرو 250 گرام بناؤ. 1 سال تک تمہارے اندر ایک لیور ٹونک آ گیا. ایک لیور ٹونک آ گیا, ہار لیور ٹونک. وہ ہار لیور ٹونک بارد میں استعمال, یہ تم فرض میں استعمال کر سکتے, انیمیا میں استعمال کر سکتے, جانڈس میں بھی استعمال کر کے دیکھو, کچھ لوگوں میں فائدہ ملتا ہے. اگر مریض بلغمی ہے تو ایسے لوگ کو دے سکتے. مریض صفراوی ہے, مریض کو بھی صفراوی ڈیزیز ہو گیا تو یہ صفراوی دوا مت دو. مریض بلغمی ہے تب تم کبھی کبھی گرم دوا استعمال کر سکتے. اسی لیے کبھی کبھی ملتا ہے گرم اعضائے مطلب گرم جگر کی بیماری, کیونکہ وہ شاید وہ مریض خود بلغمی ہوگا. گاٹ مائی پوائنٹ؟ یس سر. تو ہمیشہ میں سب کو بولتا کہ یونانی کی حکمت اتنی اچھی اور سمجھے ایک نشہ ہے. اگر آپ اس کو قاعدے سے بنائے, کسی بچے نے کہ جیسے کھیلتا ہے وہ اسکوائر فٹ کر, ایسا اسکوائر فٹ کرنے اس کو تم جا کے پھر آپ کو کبھی کبھی انٹرسٹ ہے تو آپ ایک کام کرو, کبھی کبھی اس کو جا کے آپ چیک اپ بھی کراؤ. ایک فائل اپنی تسلی کے لیے بنا کے رکھو, میں نے ان کے ٹھنڈا آدمی کے اوپر گرم دوا دیا, گرم آدمی کو, پھر اس کی ایچ بی کہاں ہے, اس کے ڈبلیو بی سی کاؤنٹ میں کچھ اثر پڑا ہے کیا, اس کی اسٹیمن بڑھا ہے کیا. ابھی سمجھو فار ایگزامپل کسی کو ارٹیکیریا ہو رہا ہے. ارٹیکیریا بیسیکلی ماڈرن کے حساب سے اسکن ڈیزیز مانا جاتا ہے, اور اس کو اینٹی اسٹیمن سیٹریسین, ایویل 25 کلوروفینرامین میلیٹ سے ان کو چلاتا ہے. کو آئی جی جی, آئی جی ایم, آئی جی ای بول کے اس کو ڈرا ڈالتے. اگر آپ جگر کو اصلاح کیا اس کے جگہ پہ تو اس کی جانڈس ہے, سوری اس کی ارٹیکیریا کم ہو جاتی. اس کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے, وہ بھی نسخہ لکھ کے رکھو, اشبا سنائے مکی. اشبا اور سنائے مکی, آملہ, ہم وزن, سوری اشبا سنائے مکی اینڈ چوپ چینی, سوری یہ ارٹیکیریا کے لیے, الرجی کے لیے کرامتی نسخہ ہے. چوپ چینی, اشبا, سنائے مکی. یہ جگر میں کس حساب سے کام کرتے میرے کو نہیں معلوم, لیکن مجھے رزلٹ ملا, کیونکہ سنائے مکی گرم ہے. اشبا کے بارے میں آیورویدک والا ٹھنڈا کہتے, یونانی والا گرم کہتے, اور چوپ چینی کو کچھ معتدل مزاج مانا گیا. لیکن چوپ چینی ہم لوگ کو ملتا ہے ڈپلیکیٹ, یاد رکھنے کا, اوریجنل وہ چائنا کا ہے. یہ 3 ہم وزن کر کے رکھو. آج تم کو 3 کرامتی نسخہ دیا میں نے, مجرب المجرب. یہ پھینکم باقی یا سمجھو جو کئی کا نسخہ نہیں, یہ میری 23 سال کا تجربہ ہے. اس کو استعمال کرو. اس میں معدے میں بھی استعمال کر کے دیکھو, ڈائجیشن میں استعمال کر کے دیکھو, میٹابولک ڈس آرڈر میں استعمال کرو, خون کو صاف کرنے کے لیے, خون نہیں بڑھ تو کم سے کم زوجین, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہتے کہ میں نے زوجین بنائے. بنائی سر اس والے نسخے کو کتنا استعمال کرنا ہے؟ 3 گرام بی ڈی. موشن بھی اچھا ملتا ہے, اس میں پیٹ بھی صاف ہوتا ہے. بہت سارے
ये जो टॉक्सिन इफेक्ट है बॉडी के अंदर वो सब निकल जाते हैं। टॉक्सिन बॉडी से निकालने के लिए बेहतरीन, ये डिटॉक्सिफाई करना बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। यस, सर मुझे कॉलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन और ऑब्स्ट्रक्ट, उनका मिजाज क्या मतलब रहेगा बीमारी ये का? हरारत की तरफ से, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन है एक्चुअली, ये बारीक नहीं हार बीमारी है, इसमें तुम ठंडा में दवा इस्तेमाल किया करो। उसके लिए बेहतरीन नुस्खा क्या है, एक ग़िज़ा है, ग्रीन एप्पल मालूम है? जी सर। ग्रीन एप्पल डेली आधा एप्पल टुकड़ा करो, उसको छोटा सा टुकड़ा पीस करो, उसको सलाद जैसे बनाओ, उसके अंदर थोड़ा काली मिर्ची, थोड़ा नमक डालो, बहुत टेस्टी लगेगी। जैसे कैरी लोग हम लोग खाते थे ना बचपन में, कैरी नमक हल्की मिर्ची डाल कैसे रहते हो, वो सुबह या दोपहर में कोई भी एक टाइम पे आधा दो, उसको डिवाइडेड डोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीज आप कंटिन्यूस उसको इस्तेमाल करके देखो, आपके चारों कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे। उसमें आपको सिकंजी लेमोनी ऐड करो, 2 टीस्पून बीडी, ओके और एक देबीदुल एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी। जी जी। ओके, एक्सक्यूज मी सर, हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन नेक्स्ट क्लास में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन है। और ये क्या करे, किसी भी चीज को मैं टॉपिक यहाँ बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग Q&A सेक्शन रखेंगे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये टॉपिक का Q&A सेक्शन देखो, अभी माशाल्लाह देखो, अभी 132 डॉक्टर जब से एंट्री किया, एक डॉक्टर से नहीं निकले। इससे मैं ये साबित होता है तुम्हारी जुस्तजू, तुम्हारी प्यास कितना है। तुम संडे है, नींद खराब कर दे, कुछ तो 12 बजे तक सोने की आदत है, सब खराब हो चुके हैं, नाश्ता भी हम लोग मिस हो चुके। ये चीज याद रखना कि ये चीज को तुम बरकरार रखो। ये हम जीवर से शुरुआत है, ये हम इंशाल्लाह एक चीज को तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को फ्री में मिल रहा है तो जैसे अलाउद्दीन ने बोला, थोड़ा इसका कोई कीमत नहीं रहेंगे। बहरहाल मुझे उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग खुलते जा रहा है, मेरी इल्म बढ़ते जा रहा है बांटने से, उसमें मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यू मस्ट बी, ये सब अपने बच्चे को भी सिखाया करो, जरूरी नहीं कि वो हकीम हो, ये वो भी जिंदगी में इस्तेमाल करते। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर का फीडबैक इसके लिए निकाल दीजिए अलाउद्दीन। इस्लाम जी सर, एक पेशेंट है 35 ईयर फीमेल पेशेंट, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव और क्वांटिटी जो है सर 35/22। आपने कुछ चलाया? नहीं सर, अब उसकी कल रिपोर्ट आई, आज संडे क्लिनिक बंद है। आप एक काम करो, आपको ये नुस्खा स्टार्ट करो उसको। जी सर। दियो अभी आपको सफूफ मुसक्किन 1 टीस्पून बीडी, यानी कि 3 to 6 ग्राम बीडी, शरबत दीनार 2 टीस्पून बीडी, जवारी शर्मस 10 ग्राम, अब्बे रसोत 2 बीडी। रसोत बेसिकली हम लोग पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब्बे रसोत के अंदर उसारा एक किस्म, मतलब एक किस्म का मुसफ़े खून में से बेहतर है खून की तादील के लिए, ये इस्तेमाल करो। और एक मोमिया के बारे में बताइए। मोमिया 100% दे सकते हैं, मोमिया जिगर की मुकव्वी 1 OD दे सकते हैं इसमें। और एक छोटे ये लिखो, तफसील से बताइए मोमिया के बारे में, आपका बहुत शानदार वो है ये। मोमियाई बेसिकली शंगरफ और कुश्ता हीरा कसीस है उसके अंदर, कुश्ता हीरा कसीस के साथ ये एक ऐसी नुस्खा है, फकीरी नुस्खा है वो मुकव्वी जिगर है, मुकव्वी आम है, न्यूरोपैथी में काम करते 20 साल से मुसलसल खाने वाला पेशेंट है मेरे पास। सर लाल गोली बंद मत करो। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि उसकी अवेलेबल मसला है, हर डॉक्टर 2000-3000 ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो हाथ से बनता है, वानी के कारल से। तो मैंने 12 औरतों को लगाया, 12 औरत सुबह से शाम तक कारल करते रहते। तो जिगर की तमाम मसले में देबीदुल के साथ में या जवारी शरारे से अरमस के साथ एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है मोमिया।
और आपकी हेपेटाइटिस बी के लिए एक छोटा सा मुफरत नुस्खा बताता हूं मैं, वो ये है कि कत सफेद कि आजकल डुप्लीकेट आ रहे, भोपाली कत बोलते हैं। अगर कोई जगह से आपको कत सफेद मिलेंगे, उसका पाउडर एक आधा चम्मच दूध में सुबह डेली पिलाया करो। ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी रखते हैं, भी दिमाग में रखो, तुम लोग सब हकीम लोग हैं। ये एक जबरदस्त करामाती दवा, ये जॉन्डिस में काम करता है, ये कैंसर में काम करता है, ये इंटरनल ब्लीडिंग में काम करता है। ये एक आधा चम्मच, ज्यादा मत, तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि वो अकेशिया से निकलता है। वो आधा चम्मच पहले देखो दूध में घोल के पिलाओ, इसको बोलो 1 महीना इस्तेमाल करो, 1 महीने के आप रिजल्ट देखो और वो शेयर करो रिजल्ट को। ओके अजीम सर, सफूफ कौन सा बताए थे? मुशक्किन इसके अंदर सत्य गिल्लू थैंक यू सर। है, अबासी इलायची है। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका Q&A सेक्शन रखेंगे। तो ये जो लेक्चर का रिव्यू जरा क्या इसमें ऐड करना क्या है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं इस यूनिट से कहूँगा अपनी IT इंचार्ज से कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द हमारे ग्रुप पर शेयर कर दें।